हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कार्बोकेटाइन के बाद कार्बोकेटाइन में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आप लोगों से लास्ट लेक्चर में। अब कार्ब एनाइन की बात करेंगे बेटा। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं आपको, कार्बोकेटाइन, कार्ब एनाइन, फ्री रेडिकल, ये तीनों कंटेंट एक साथ करने के बाद फिर मैं तीनों के क्वेश्चंस आज पे आऊंगा। बीच बीच में क्वेश्चन तो मैं करा ही रहा हूं आपको, बीच बीच में इक्का दुक्का क्वेश्चन मैं करा रहा हूं एग्जांपल के फॉर्म में, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो या और भी क्वेश्चंस हो, ये और क्वेश्चंस एक साथ हम करेंगे जब हमारे रिएजेंट सारे निकल लेते हैं। कार्बोकेटाइन हो चुका है, कार्ब एनाइन करा रहा हूं, इसके बाद फ्री रेडिकल कराऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट कार्ब एनाइन। सबसे पहले कार्ब एनाइन में करेंगे बेटा फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनाइन। हाउ कैन यू फॉर्म ऑफ कार्ब एनाइन। ये कार्ब एनाइन के फॉर्मेशन आप जब पढ़ोगे ना बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन, आप पढ़ोगे क्लेजन कंडेंसेशन, इन सब चीजों में, इन सब में हर जगह मिलेगा आपको कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन। तो कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन कैसा है, कैसे कैसे हम बना सकते हैं, किस रिएक्शन में कैसे बनाएंगे, वो चीजें मैं बता रहा हूं आपको। जरा देखें, फॉर्मेशन के लिए फर्स्ट ले रहा हूं मैं कि अगर मान लो यहां पर एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, H हो चाहे R हो, और इधर की तरफ हो बेटा CH2H, मैं लिख रहा हूं एग्जैक्टली CH3, लेकिन H को मैंने साइड किया ताकि ये चीजें आपको क्लियर रहे बाद में कि ये हुआ कैसे, कहां से आया। इसको अगर किसी बेस से रिएक्ट करें, OH नेगेटिव से रिएक्ट करें, OH नेगेटिव से रिएक्ट करें, तो OH नेगेटिव क्या करेगा, मतलब कोई भी एल्कली ले लें, कोई भी बेस ले लें, ध्यान रखिएगा, तो ये OH माइनस क्या करेगा, यहां से H प्लस लेके उड़ लेगा, और OH माइनस अगर H प्लस लेके उड़ेगा तो ये कंपाउंड क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये माइनस यहां रुक जाएंगे तो बनेगा क्या, R और H तो है ही, दिस इज C डबल बॉन्ड O, ये हो गया बेटा CH2 माइनस, मतलब फॉर्म हो गया कार्ब अनायन। तो एल्डिहाइड या कीटोन को अगर एल्कली में रखेंगे तो कार्ब एनाइन की फॉर्मेशन होगी। एल्डिहाइड या कीटोन को अगर अल्कली में रखेंगे, अल्कली कोई भी बेस में रख दो, तो बेस क्या करेगा, H प्लस लेके उड़ेगा और बना देगा कार्ब अनायन। उसके बाद कुछ कार्ब एनाइन की और भी फॉर्मेशन होती है, वो भी देख लीजिए आप। जैसे मान लीजिए यहां पर कोई कंपाउंड हो बेटा CH3, C डबल बॉन्ड CH, ये मान लो CH है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड करूं तो ये H है, ये हट गया, ट्रिपल बॉन्ड C, ये CH है। इसको अगर मैं कभी भी, इसको अगर कभी भी NaNH2 के साथ रखें, सोडियम एमाइड के साथ रखें, सोडियम एमीन, सोडा एमीन रखते हैं NaNH2, तो NaNH2 का क्या फंक्शन है, अब ये देखिए जरा। रिएजेंट्स की सीक्वेंस जब आएगी तो रिएजेंट्स में जो कौन कौन से रिएक्शंस यूज होते हैं वो सारे कंटेंट तो मैं बताऊंगा NaNH2 के लिए। देखिए, तो NaNH2 जब भी टूटेगा तो कैसे टूटेगा बेटा, Na पॉजिटिव है, NH2 नेगेटिव, टूटेगा क्या, टूटेगा बोलो। तो एक चीज ध्यान रखना आप कि कभी भी NH2 नेगेटिव की टेंडेंसी होती है कि वो H प्लस लेके उड़े कहीं से ताकि इसको अमोनिया बन के अलग हो जाए। तो यहां से भी कार्ब अनायन की फॉर्मेशन हो रही है, आप चेक करोगे ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां आगे जी बेटे कार्ब अनायन, तो ये भी कार्ब अनायन की फॉर्मेशन हो, ये भी कार्ब अनायन की फॉर्मेशन हो। तो ये बात की हमने कार्ब अनायन की, मतलब किसी तरीके से, अगर किसी तरीके से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट होता है तो मैं कार्बन आयन की फॉर्मेशन जानूंगा। इसके बाद कार्बन आयन की फॉर्मेशन के बाद हमको देखना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो स्टेबिलिटी के लिए आपको ध्यान हो बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन की मैं बात कर रहा हूं। स्टेबिलिटी के लिए आपको ध्यान हो कि कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है, मैंने बोला था आपको कि जो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है वही कार्बन आयन का होगा और वही फ्री रेडिकल का भी होगा। तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या था, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर था एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी के बाद रेजोनेंस, रेजोनेंस के बाद हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के बाद एंटी एरोमेटिसिटी। यहां पर मैंने एक चीज बताई थी आपको याद हो तो कि कार्ब अनायन कभी भी हाइपर कंजुगेशन कभी कार्ब अनायन में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये अभी डिस्कस करेंगे। तो हाइपर कंजुगेशन वाला पार्ट हटा दो, कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वही स्टेबिलिटी ऑर्डर यहां भी उठ के आ जाएगी। तो कार्ब अनायन के लिए स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी बेटा, क्या ये ऐसा कुछ होगा, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी के बाद मैं लिख दूं रेजोनेंस, अरे बोलो बच्चों,
और रेजोनेंस के बाद मैं लिख दूं हाइपरकंजुगेशन, तो होगा नहीं। बेसिकली हाइपरकंजुगेशन इज ब्रदर ऑफ रेजोनेंस, मैं बोला था मैंने, तो हाइपरकंजुगेशन नाम की चीज तो होगी नहीं। तो रेजोनेंस के बाद क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट के बाद क्या होगा, एंटी एरोमेटिसिटी। एंटी एरोमेटिसिटी, बोलो बच्चों क्लियर है नहीं है, बोलो बोलो क्लियर है, ओके जी ये क्लियर है। तो देखो बच्चे ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन में आ गया एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी के बाद रेजोनेंस, रेजोनेंस के बाद इंडक्टिव इफेक्ट एंड देन एंटी एरोमेटिसिटी। हाइपरकंजुगेशन नाम की चीज यहां पर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, अब ये देखो आप, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा, क्लियर कर, देखो यहां से क्लियर करो। देखो कभी भी कार्बन के पास अगर यहां मान लो पॉजिटिव है, तो यहां पर अगर 3 हाइड्रोजन है, ये CH2 है, तो मैंने क्या बोला था आपको कि सिग्मा बॉन्ड जब पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होता है तो उसको हाइपरकंजुगेशन कहते हैं। तो बेटा जब इसके पास प्लस होगा तो इसको रिक्वायरमेंट होगी ना इलेक्ट्रॉन की, तब तो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा, चाहे ये शिफ्ट हो चाहे ये शिफ्ट हो। लेकिन अगर यहां प्लस की जगह माइनस आ जाए तो प्लस में हाइपरकंजुगेशन एग्जिस्ट करेगा हाइपरकंजुगेशन एग्जिस्ट। लेकिन अगर यही CC ये ऑलरेडी नेगेटिव हो, तो नेगेटिव हो तो ये तो बेचारा माइनस से खुद परेशान है, तो ये कभी माइनस लेना चाहेगा क्या, बताओ बोलो, कभी नहीं लेना चाहेगा। इस केस में हाइपरकंजुगेशन नाम की चीज नहीं होती है। मतलब मैं डायरेक्टली यहां पर लिख सकता हूं कि कार्बन आयन हाइपरकंजुगेशन डज नॉट एग्जिस्ट, मैं यही लिख देता हूं, हाइपरकंजुगेशन डज नॉट एग्जिस्ट इन कार्ब अनायन। क्लियर हो रही है बातें, बोलो बच्चों, हाइपरकंजुगेशन डज नॉट एग्जिस्ट इन कार्ब अनायन। हाइपरकंजुगेशन कभी कार्ब अनायन में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये बात करी हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर की, अब इसके बेस पे कुछ एग्जांपल्स देख लो आप, क्वेश्चन के फॉर्म में समझ में आ जाएगी बातें। तो जैसे एक क्वेश्चन के फॉर्म में ही मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन के फॉर्म में ही एक मैं लिख रहा हूं कि एक कंपाउंड कुछ ऐसा हो, 5 कार्बन का चेन, डबल बॉन्ड नेगेटिव, फर्स्ट कंपाउंड हुआ। सेकंड में लिख देता हूं कुछ इस तरीके का कंपाउंड लिख देता हूं, सेकंड में ये कंपाउंड लिख देता हूं डबल बॉन्ड नेगेटिव, और थर्ड में ये कंपाउंड लिख देता हूं CH3 नेगेटिव, और फोर्थ में लिख देता हूं CH3 ये CH है नेगेटिव। मतलब ये 4 कंपाउंड्स मैंने लिखे 1 2 3 4, और मैं आपसे बोलूं कि इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करो बेटा, कार्बन आयन है, ये कंपाउंड नंबर फर्स्ट, ये कंपाउंड नंबर सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। आपको इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हम कैसे जाने, तो सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर में मैंने आपको क्या बोला है, स्टेबिलिटी ऑर्डर में मैंने बोला है कार्बन आयन के स्टेबिलिटी ऑर्डर में कि आपको सबसे पहले देखना है एरोमेटिसिटी। तो आप बताओ इन चारों में क्या ये एरोमेटिक है, बिल्कुल नहीं। क्या ये एरोमेटिक है, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड का साइक्लिक होना जरूरी है। ये साइक्लिक नहीं है तो थर्ड एंड फोर्थ तो है ही नहीं, क्या है, नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकंड को देखो, ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, sp2 हाइब्रिडाइज भी है, और खास करके इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन तुमको दिख रहे हैं, तो 2 2 4, और ये बेटा डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, तो कभी भी ये रेजोनेंस में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसको मैं पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगा, जरूर करूंगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए, 2 यहां हो गए, 2 यहां हो गए। इस एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी के लिए आप लेक्चर दूसरा देख लीजिएगा, क्रैश कोर्स में ही डाला हुआ है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। आप देख लेंगे उस क्वेश्चन को, उस लेक्चर को, वहां से क्लियर हो जाएगी चीजें। अब यहां देखिए, तो ये कभी भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो 4 के टेबल में है नहीं, तो ये फर्स्ट वाला कंपाउंड जो है हमारा वो क्या है, एरोमेटिक है। अब सेकंड वाले को देखो, आप सेकंड वाला भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, साइक्लिक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर है, साइक्लिक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर है, लेकिन इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये भी तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा बेटा, और रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तो क्या होगा, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4।
तो यहां 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कौन सा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। बोलो बोलो बोलो, होगा नहीं होगा? ये एंटी एरोमेटिक हो। बेशक इसमें रेजोनेंस है, लेकिन रेजोनेंस के साथ साथ ये कौन है? एंटी एरोमेटिक है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको जरा अच्छे से समझिएगा, अच्छे से समझिए। अब इनमें देखो आप, इनमें क्या है? एरोमेटिसिटी की बात करनी नहीं है, रेजोनेंस की बात करनी नहीं है, इंडक्टिव इफेक्ट देखना है। तो बेटा CH3 का इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? CH3 कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी का रखता है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में s कैरेक्टर बहुत कम होता है। s कैरेक्टर कम होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी का होता है। ये मैं अभी थोड़ी देर बाद बता देता हूं इसको क्या होता है। तो ये CH3, दिस वन CH3, जितने भी CH3 हैं, ये CH3 में कभी भी प्लस आई इफेक्ट होता है। कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई। तो इन तीनों में देखा जाए, इस कंपाउंड में देखा जाए तो 3 प्लस आई वाले कंपाउंड है, और इनमें देखा जाए तो 1 एंड 2 दो प्लस आई वाले कंपाउंड है। प्लस आई क्यों बोल रहा हूं मैं? बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। डोनेट इलेक्ट्रॉन करेगा तो अपने ऊपर कौन सा चार्ज लेगा? पॉजिटिव। तो ये इफेक्ट शो करेगा प्लस आई का। क्लियर है? अब सोचो यहां पर ये भी माइनस दे रहा है, ये भी माइनस दे रहा है, ये भी माइनस दे रहा है, तो ये बेचारा माइनस से परेशान है, और माइनस आ गया तो और परेशान हो जाएगा कि नहीं? तो थर्ड एंड फोर्थ की बात करूं मैं, तो फोर्थ ज्यादा स्टेबल होगा थर्ड से। और ये फर्स्ट सेकंड को देखो आप, सबसे पहले मुझे एरोमेटिसिटी देखनी है, तो इन चारों में सबसे ज्यादा आंसर पार्ट में लिख रहा हूं, जरा ध्यान देना, यहां गड़बड़ कर सकते हो आप। एरोमेटिसिटी देखूं तो होगा हमारा सबसे पहले फर्स्ट, एरोमेटिसिटी के बाद देखूं रेजोनेंस, तो होना चाहिए सेकंड, लेकिन ये गलत कर रहा हूं मैं अभी। देखो सेकंड है, सेकंड के बाद कौन आएगा जी? फोर्थ के बाद कौन आएगा? थर्ड। लेकिन ये सेकंड गलत है बेटा, क्योंकि सेकंड हो गया एंटी एरोमेटिक, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1, then 4, then थर्ड एंड then सेकंड। तो दिस विल बी द आंसर। ये रेजोनेंस इसमें नहीं देखते बेटा, व्हेनेवर रेजोनेंस इज स्टेबल एंटी एरोमेटिक है तो रेजोनेंस नहीं देखेंगे। ठीक है, चलो लिखो जल्दी से कॉपी करो।